नमस्कार। मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खिड़कियों से झांकती कविताएं। खिड़कियों से झांकती कविताओं में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है अंशु। अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। और हम चाहेंगे विशेष तौर पर आपकी कविताएं सुनना, क्योंकि कविताओं के लिए ही आपको यहाँ पे बुलाया गया है। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी कविताओं से शुरुआत करें आज के इस कार्यक्रम की। जी बिल्कुल। जी। तो सबसे पहले जो मैं आज एक कविता सुनाने वाली हूँ, ये मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा सराही गई कविता है। जी बिल्कुल। और इसका शीर्षक है रसोई घर और दुनिया। मसालेदानी में खाली करते वक्त सूखे धनिए का पाउडर वह बना और देख लेती है पहाड़। सब्जियों में ढूंढ लेती है पेड़, जंगल और वादियां। बरसात में छत से चूते पानी में देख लेती है नदियां और उसे साफ करते वक्त पार कर लेती है 7 समंदर। वह जानती है कि बर्तन उनकी सही जगह पर न हो तो हाथ के हल्के से टुल्ले से गिर जाते हैं एक दूसरे पर और भर देते हैं घर भर को शोर से। वह जमाए रखती है बर्तन। वह जानती है एक हल्के से जामन से दूध हो जाता है दही और दही नहीं चढ़ता शिव पर। वह बचाए रखती है पवित्रता दूध की। वह राजनीति नहीं जानती पर जानती है कि कभी कभी पिस जाता है घुन भी गेहूं के साथ। वह जानती है अंतर है पीसने और दलने में कि चना दाल होगा या बेसन। यह निर्भर करता है पाटों के दबाव पर और कितनी देर से घूम रही है चक्की इस बात पर। वह दाल होते होते बेसन हो जाती है। बहुत अच्छा है, बढ़िया। वह जानती है रोटी के स्वाद में छिपा है सही मात्रा में मिलाया गया नमक और पानी और एक अच्छी मियाद तक उसका आटे में गूंथना। मगर कभी कभी नहीं मिलता है बराबर आटा या उसमें ठीक से मिलना। वह सेक लेती है नमकीन पानी से रोटियां। वह जानती है कूटते वक्त लाल मिर्च अगर छुट भर तेल मिला दें हमाम दस्त में तो बचा सकते हैं उसकी धौंस से नाक को। और इसलिए सजा लेती है वह पति का लाया गजरा बालों में और उसकी खुशबू में नजरअंदाज कर देती है इतनी समझदारी से घर चलाने वाली को अपढ़ और मसालों की गंध से भरी होने की गाली दी थी उसने। रसोई घर में कैद स्त्रियों को हम नाहक ही कह देते हैं बाहर निकलो, घूमो, दुनिया देखो। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। क्या बात है, बहुत अच्छी कविता है अंशु। वाकई में बहुत अच्छा आपने इसमें आपने व्याख्या की है इस कविता में। तो कब लिखी थी आपने ये कविता? वैसे ये मैं अधिकतर एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि कविता मैंने शादी से पहले लिखी है, तो इसका मेरी शादी नहीं शुदा नहीं, जीवन मुझे से नहीं कोई मालूम था। ताल्लुक नहीं मुझे है। मुझे मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आपकी शादी हो चुकी है। तो मैंने इसलिए जी पूछा जी, कि अभी थोड़ा रीसेंट इंसिडेंट है हाँ ये। चलो, बहुत चलिए, अगर हाल ही में हुई है तो बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने इसलिए पूछा कि जब आप ये सब पढ़ रहे होते हो तो शायद हम अगर कोई भी इस कविता को सुनेगा वो रिलेट कर पाएगा अपनी माँ को, अपने घर में किसी भी स्त्री को जो जो कि किचन में ये सब काम करे, इतना अच्छे से बैलेंस करती है। और जो कुछ आपने इस कविता में बयां किया है वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बयां किया है। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। जी, तो ये कुछ 1 डेढ़ साल पहले लिखी थी। जी। अम, अम, दूसरी कविता है लाल बत्ती। ये जो अंजुमन में जब मैंने पढ़ी तो उसके बाद से फिर मैंने इस तरह की कविताएं और लिखी। इसके पहले अधिकतर तुकबंदी ही मैं लिखा करती थी। अच्छा अच्छा। तो इसका शीर्षक है लाल बत्ती। तेजी से गाड़ी को भगाता, ट्रैफिक की मार को झेलता, लेट होता आईटी का एक नवयुवक सिग्नल तक पहुंचता ही है कि बत्ती लाल। गुस्से से वो उसको घूरता, बत्ती भी गुस्से से और लाल हो जाती है। वो दुआ करता है ये जल्दी से हरी भरी हो, वो ऑफिस पहुंचे और आइसक्रीम खिलाने की सजा से बाइज्जत बरी हो। और इधर बत्ती के लाल होते ही आता है वो बच्चा जो कल तक रोकर, पेट पर हाथ मलकर
चंद पैसों की भीख मांग रहा था। किसी ने कहा था हाथ पैर सलामत है, अच्छा काम कर ले, और आज वो बेच रहा है जरूरत से अधिक लंबे पेन। ना, बेचता नहीं, इन कलमों को खरीदने की भीख मांगता है, अब भी सही रोकर, पेट पर हाथ मलकर। सही। भूख आसानी से पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। कहीं से आ जाते हैं मर्द की काया और औरत के हाव भाव वाले हिजड़े, तालियां पीटकर। सुना था बचपन में कि उनके पास है ऐसी ताकत जो वो कहें सच हो जाए, इसलिए चंद रुपये देकर दुआ लेना भला है। फिर ये भी सुना कि इनके दिमाग में कोई लोचा है, मर्द हैं पर खुद को औरत मानते हैं। दिमागी तौर से छोटे लोग ही इन्हें दिमागी तौर से कमजोर समझते हैं। जब नहीं मिलता है इन्हें अपनी काबिलियत का काम, तो बचते हैं दो ही रास्ते, या तो अपनी देह बेचे और साथ में इज्जत, या किसी को ठाठ से चिकना कहकर 10 रुपए ले जाए। कभी डरा कर तो कभी किसी के मजाक का पात्र बनकर भरते हैं वो पेट। भूख आसानी से पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। अच्छा, सच बहुत कहता अच्छा। है वो महाराष्ट्र से काम की तलाश में आया हुआ आदमी, हम्म, जिसे काम के बहाने लाया गया और छोड़ दिया गया बीच में। न घर का, न घाट का, कुत्ता धोबी का। कुत्ते के बच्चों सी शक्ल बनाए पीछे खड़ी है जोरू, गोद में लिए नन्हे बच्चे को वो पूछता है हिंदी या मराठी में बात करोगे, और मांगता है वापसी के टिकट के पैसे। किसी स्पैम के चलते कोई यकीन नहीं करता उस पर। आजकल हर कोई विस्थापित है घर से और वापसी का टिकट ढूंढता है पराई गलियों में। चलो, बत्ती हरी हो गई, चलते हैं अपने अपने रास्ते। अच्छी कविता है अंशु, बहुत अच्छी कविता है। तो अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि आप इससे पहले आप तरन्नुम में लिखती थी कविताएं, ऐसा है क्या? जैसा कि अभी तरन्नुम आप तो नहीं है, पर तुकबंदी वाली कविताएं तुकबंदी होती हैं। वाली कविताएं लिखती थी हाँ, कुछ कुछ एक दो गीति काव्य भी हैं, लेकिन वो बहुत ही क्योंकि वो पहले उस लिखे समय हुए में थे। लिखे हैं जब पढ़ाई कर रही होती थी, 11वीं 12वीं में या कॉलेज के टाइम पे, तो वो उतने ही विचार उनमें उतनी ही बचकाने हैं। हम्म लेकिन हाँ, उस समय ये होता था कि तुक मिलाना है, अलंकार देखने हैं, तो उस तरह हम्म। की कुछ कविताएं हैं। हाँ। तो उस उस विधा से इस विधा में आने में कितना वक्त लगा, और आखिरकार ऐसा क्या था जो आपको लगा कि नहीं, वैसा नहीं लिखना चाहिए तुकबंदी वाला, और ऐसा ऐसा लिखना नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं है कि ऐसा मुझे लगता नहीं कि वैसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। टाइम का ये है कि ये सारी कविताएं जो तुकबंदी वाली या जो, हम्म वो भी गलत नहीं है। अगर आपका विचार है उसमें एक अच्छा, तो हम्म। वो गलत नहीं है। लेकिन वो कविताएं मैं उस वक्त लिखा करती थी, जैसा कि मैंने बताया, कॉलेज के टाइम पे, या जब तक फेसबुक एक्चुअली नहीं आया था। जी। फिर फेसबुक के जरिए कुछ ऐसे लोगों को पढ़ने का मौका मिला, जैसे गीत चतुर्वेदी जी हैं, हम्म सुशोभित हैं, बाबूशाह कोहली हैं। हम्म। और फिर उसके बाद जब जॉब के सिलसिले में बैंगलोर आना हुआ, तो अंजुमन से जुड़कर जो यहाँ के लोग कविताएं पढ़ लोगों रहे को हैं, सुना। वो जब उनको सुना, तो पता चला कि एक ये बहुत ही अलग तरह की कविताएं अब आजकल लोग लिख रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल। उसमें अगर अनुप्रास अगर आप देख लें तो उतना ही हो उसमें वो हम्म अलंकार, लेकिन उसमें भावनाएं प्रधान है, बिल्कुल। और संवेदनाएं हैं, वो शायद कहीं कहीं मुझे लगता था कि मेरी कविताओं में अब भी नहीं आ पाई हैं। हम्म। तो इसीलिए फिर मैंने उस एक तरह के जो ये उस तरह के बंधन को छोड़ करके केवल भावना को सोच करके पहले लिखने की कोशिश करी है, कि जो विचार है पहले वो सब तक पहुंचे, फिर देखें। तो अंशु, आप कब आए थे बेंगलोर? बेंगलोर आपका आना कब हुआ? ये आज से 5-6 साल पहले। बात तो इससे अंजुमन से पहले। हालांकि मैं हम्म। कुछ 3-4 साल पहले से जुड़ी हूँ, जुड़े पर हो। उसके पहले। हाँ। जी। तो बेंगलोर आने से पहले आपने जो कविताएं पढ़ी, वो कविताएं आपने कहाँ पढ़ी? अपने कॉलेज के टाइम में वहाँ पढ़ी हाँ, थी? कॉलेज टाइम पर या वैसे ही, हाँ, कुछ एक आध ब्लॉग पर जो उस समय जैसे लिखा जाता था। जी। और कॉलेज टाइम पर तो अधिकतर ऐसी कविताएं होती थी, जैसे अगर स्टेज पर पढ़नी है तो थोड़ी हास्य वाली, या किसी जैसे अगर टीचर के लिए लिखी गई है तो थोड़ा उसमें उनके बारे में, उनकी जो आदतें हैं उन जोड़ कर थोड़ा शब्द आगे पीछे या फिर करके उस तरह की तुकबंदी, कविताएं। अक्सर अक्सर कविताएं मंच पर तुकबंदी वाली पढ़ी जाती हैं जी अधिकतर, जी जी क्योंकि लोग अक्सर उनको समझने में थोड़ा आसानी रहती है, इसलिए ऐसा भी होता है थोड़ा जी। सा। ठीक है। तो जी, मैं चाहूंगा आप अपनी अगली कविता पढ़ें।
किसी के साथ? जी। ये अभी मेरी इस साल की पहली कविता है। मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है कि साल में 1 या 2 ही मैं लिख पाती हूँ। तो इसका कोई शीर्षक नहीं है अभी। जी। तुम किसी और का प्रेम मुझसे करते हो, मैं किसी और का प्रेम तुमसे करती हूँ। वे कोई और भी किसी और से प्रेम निभाते हैं। हम चारों सैकड़ों करोड़ों किसी और का प्रेम किसी और से करके वफादार हैं। वफादारी प्रेम से कितनी अलग है। अच्छा है। ये एक अभी की कविता है। जी। और एक छोटी कविता है। अक्सर मेरी कविताएं बहुत काफी लंबी होती हैं। एक और छोटी कविता है, इसका शीर्षक है अखबार। जी। ये भी एक पुरानी कविता है। जी जी बिल्कुल, पढ़िए। तुम अखबार हो, नया, मेज पर चाय की चुस्कियों के साथ हमारे संभ्रांत होने का प्रतीक। थोड़ा पुराना, रैंक में अपने जैसों के साथ, और पुराना अलमारी में तह किए कपड़ों के नीचे, या फिर किसी टिफिन में रोटी के चारों ओर, वरना किसी कबाड़ में अपना मोल कराते हैं। 90 के दशक में होते तो किसी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी की किताब पर चढ़ जाते हैं। चल सकते, बहुत अच्छा। याद रखो, तुम अखबार हो, तुम्हारी नियति है केवल एक दिन का मनोरंजन, फिर रोटी, कपड़ा, किताब, कुनबा और उनकी सुरक्षा। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी कविता है आपकी। अंशु, बात बताइए कि कैसे बैलेंस करते हो आप मतलब कविताओं को और रोजमर्रा के जो काम होते हैं उन सबको, और ऑफिस के काम को भी। इतना सब कुछ करने के बाद कविताओं के लिए इतने विचारों को व्यवस्थित तरीके से पन्ने पर उतारना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? जी, तो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे कुछ बैलेंस करने का होता नहीं है। जैसे अगर आपने जो पहली कविता जो मैंने सुनाई थी, रसोई घर और दुनिया, तो वो भी जब मैं किचन में खुद काम कर रही थी और एक्चुअली मैं धनिया का पाउडर जो है वो जब मैं उसे खाली कर रही थी, तब एक विचार आया कि हाँ, ये तो एक पहाड़ की तरह है और हम नाहक ही स्त्रियों को कहते हैं कि घूमो, क्यों नहीं उनके घर में एक दुनिया है। या जैसे अखबार है, तो वो भी अखबार पढ़ते वक्त या सफाई करते वक्त वही ख्याल आया कि यही अखबार जो हम पहले दिन इतने अच्छे से उसे संभाल कर पढ़ रहे होते हैं, बाद में उसकी कैसी नियति है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमारे साथ वाकई हो रहे हैं, वे बाद में इन्हीं विचारों को पोषित करते हैं जो शायद कविताओं में आ जाएं। जी। तो ऐसा बैलेंस करने का हमारी तरफ से कुछ नहीं है, वो तो बल्कि ये है कि क्योंकि रोजमर्रा का जीवन कविताओं के जीवन से थोड़ा भिन्न है, तो एक अलग कंटेंट हमें उसमें मिल सकता है। मतलब जो भी घटित होता है उसको आप थोड़े से विचारों और मिलाकर और एक शेप दे देते हैं आप उसे। होती सच्चाई है, होता आपने देखा होता है वो उन सारी चीजों को, राइट, इस तरह का। हाँ, तो वो ही हमारे विचारों को अच्छे से पोषित कर सकती है, तो हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी। तो जी, हम आप अगली अगली कविता सुनना चाहेंगे आपकी। जी, अगली कविता जो है, इसका शीर्षक मैं अधिकतर अंत में कहती हूँ, क्योंकि कभी कभार शीर्षक ही पूरी कविता बता देता है। ठीक है। तो ऑफिस से थका हारा आया पति, दरवाजा खुलते ही जब थमाता है अपनी थकी हारी बीवी को अपना बस्ता, और नहीं देख पाता उसकी कोहनी पर लगे जलन के जख्म, भूल जाता है पूछना कि सुबह का सिर दर्द ठीक हुआ या नहीं, थामते वक्त ठंडे पानी का ग्लास नहीं महसूस करता बीवी के गर्म हाथों में बुखार का ताप, जल्दी खाना लगा दो कहते वक्त नहीं सुन पाता उसकी गहरी लंबी सांसें, ज्यादा नमक की शिकायत करते हुए नहीं देख पाता उसकी आंखों में छिपे आंसू, तब तेल से जली कोहनी पर मरहम लगाकर ले आता है उस सिरदर्द की दवा, बुक करता है अगले दिन की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, निकलते वक्त रोटी का निवाला कह देता है आपके हाथों में जादू है भाभी, आंखों में भरकर आंसू चूम लेती है वो देवर का माथा, और तब किसी और से वफा करती स्त्रियां बेवफा हो जाती हैं। तो शीर्षक है बेवफा होती स्त्रियां। बहुत अच्छी और ये भी कविता, मैंने शादी से पहले लिखी थी। बहुत अच्छी कविता। नहीं, यकीनन बहुत 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 ही अच्छी कविता है, काफी अच्छा लिखते हो आप।
वैसे भी हम शांतनु ने आपके बारे में बताया था हमें, तो खास तौर से इसलिए इस सेशन को 1-to-1 रखा गया था कि आपकी कविताएं काफ़ी लंबी होती हैं, तो हमने कहा ठीक है, ऐसा है तो फिर हम आपको एक ग्रुप में नहीं रखते हैं। और अच्छी कविताएं थी आपकी, अच्छी कविताएं, जैसा सुना था वैसी कविताएं हैं आपकी, तो जी। शुक्रिया। एक और कविता है चिप्पी पाला। ये थोड़ी नॉस्टैल्जिया की कविता है। एक गेम होता है हॉपस्कॉच, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसी का हिंदी वर्जन चिप्पी पाला। लेकिन इससे सब लोग अपने अपने नियमों से खेलते हैं, तो जिस नियम से हम खेलते थे उसके हिसाब से इसे लिखा है जी। कुछ चौकूट खींचे एक रेखा में, उतने ही चौकोर डब्बे उसके समानांतर, एक आराम घर, शुरुआत और अंत एक पाले। पत्थर की पतली छोटी टुकड़ी, टाइल या मार्बल की बेहतर, करीने से माप तोलकर चुनी गई चिप्पी। लंगड़ाते हुए उसे ढेलना पाले दर पाले, बचाना बक्से की कांटेदार सीमाओं में फंसने से, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, अगले पाले के ठीक मध्य में ढकेलनी है चिप्पी। आराम घर में रुकना नहीं है, यहाँ से तो लंबी छलांग लगेगी। पूरा करना है अपना चक्र अपने प्रतिद्वंदी से पहले, जिस पर कि अधिकार मिले किसी पाले को हथियाने का और मुश्किल कर देने का, प्रतिद्वंदी का उस पर से गुजरना, जीत जाना। कौन कहता है हम बचपन के खेल पीछे छोड़ आए। हम अब भी खेलते हैं। चिप्पी ने अपना भेष बदल लिया है, चुना जाता है उसे अब भी करीने से माप तौल कर। पाले अब भी हैं, बस उनके आकार बदल गए हैं। हम अब भी चक्कर पूरा करने को लंगड़ा रहे हैं, हथियाना चाहते हैं सबसे पहले सारे पाले। और आराम घर, वो तो लंबी छलांग लगाने की गुलेल है। हम अब भी खेलते हैं चिप्पी पाला। बहुत ही अच्छे, आप बचपन में ले जाते हो आप इस कविता को पढ़ते हुए। तो अंशु, ये कविता जो ये चिप्पी पाला, ये आपके यहाँ पे ऐसा बोलते हैं क्या? इस खेल का नाम ये आपके? जी जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ जितने लोग खेल रहे होते हैं चिप्पी पाला इस नाम से खेल को जानते हैं। मैंने भी खेला है ये खेल, बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं लेकिन खेला है, मुझे याद है। तो आज जब मौका मिलता है तो मेरी बेटी मुझे उस खेल को खेलने के लिए आज बुला लेती है, तो मैं खेलता हूँ उसके साथ में। तो जब खेलता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा बचपन हम अपना याद कर लेते हैं उसमें। तो इसलिए बहुत ही अच्छी कविता है, और क्योंकि ये खेल सबने खेला है तो रिलेट कर पाएंगे सभी। हाँ, अलग अलग नाम जरूर होते हैं, कहीं पर किसी और नाम से बुलाया जाता है, मेरे यहाँ पर भी जी, कुछ और थोड़ा नाम थोड़ा था। अलग नियम भी होता है। हाँ, नियम भी होता जैसे है। अंग्रेजी में और सर आज तक ये नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली मतलब असल में इसका नियम है क्या, मतलब सच, मतलब जो हमारा नियम है वही नियम सही होता है, ऐसा हमारा मानना होता है कि जैसे हम खेलते हैं यही होता होगा हर जगह, लेकिन हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं, तो यही है जी। एक और कविता है जो जो एक्चुअली में बहुत लंबी है, और ये कविता एक ऐसी कविता है जो मैं इसे समझ भी नहीं पा रही हूँ कि इसे कविता कहूँ कहानी कहूँ। और ये एक्चुअली एक सपना था जो मैंने देखा रात में, और मैं इस सपने को देखकर इतना डर गई थी कि मुझे, जब तक मैंने इसे लिखा नहीं, मुझे सुकून नहीं मिला। और ये कविता जो है, इसका शीर्षक भी वही है, डरावना सपना। तो देखिए, कल रात देखा एक भयानक सपना, नहीं, किसी भूत को नहीं देखा, ना ही किसी गहरी अंधेरी खाई में गिर रही थी मैं। बस एक सकरी गली थी जिससे गुजर रही थी। गली की ऊंची दीवार पर पीठ टिकाकर एक आदमी खड़ा था। सांवला रंग, बारीक मूछें, शर्ट बाहर और लुंगी घुटनों से ऊपर। होठों के कोनों में दांतों के बीच दबी हुई बीड़ी, आंखों के कोरों से मुझे घूरता वो आदमी। मैं सहमी। हर आदमी बुरा नहीं होता, ऐसे आदमी विलन होते हैं। इस क्लीशे से दूर जाना है मुझे। धूप गटका और आगे बढ़ी। गली के दूसरे छोर से एक औरत आई, बिखरे बाल, हाथ में किसी टूटे हुए घर के मलबे से उठाया हुआ उबड़ खाबड़ सीमेंट से बुरका हुआ ईंट का टुकड़ा। आंखों में गुस्सा और आंसू, होठों गाली,
छरहरी देह पर पुराने जीर्ण कपड़े, बहुत जोर से चिल्लाती हुई, इतने जोर से कि उसके गले की हड्डियां चमड़ी से बाहर आने को विकल। वो क्या कह रही थी मुझे याद नहीं। सपनों में भी महत्वहीन को शब्द नहीं मिलते। उसने वो ईंट फेंकी। आदमी ने भी संभल कर पत्थर उठाया और साधा उस पर। उन दोनों के बीच में मैं भयभीत होकर खुद को बचाती हुई कभी आसमान में उछलते पत्थरों को तो कभी जमीन पर अपने कदमों को देख किसी तरह उस छोर पहुंची। बड़ा ही हास्यास्पद तरीका था। सपने डरावने क्यों न हो, थोड़ा हास्य उनमें भी होता है। गली के अंत पर चौड़ी सड़क, ढेर सारा कोलाहल और गली में चल रही कुलबुलाहट से अनजान गाड़ियां। उस सड़क पर पहुंचकर मुझे राहत तो मिली, पर थी एक उत्सुकता। आखिर क्यों रो रही थी वो औरत? पीछे मुड़कर देखा तो दोनों में हाथापाई हो रही थी। मैं घबराई। औरत पर हावी था वो पुरुष। मैं उसे बचाना चाहती थी, थोड़ा आगे बढ़ी, पर फिर रुक गई। उस आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया तो? डर से सूखता गला मैं निकल गई वहां से और पहुंच गई घर जहां शांति है, पर मन फिर भी अशांत था। जिस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहते उसके बारे में नहीं सोचना है, यही सोच सोच कर सोच लेते हैं। मैं छत पर गई जहां से वो गली दिखाई देती थी। देखना चाहती थी आखिर झगड़े का अंत हुआ या नहीं। मैंने देखा कि उस औरत के दोनों हाथ ऊपर हैं, दीवार के ऊपरी छोर पर दबे हुए। पुरानी फिल्मों में टेबल पर रखा गुलदस्ता और उसका फूल जैसे दिखाता है सुहाग रात को, सपनों में शायद इस तरह दिखता है असल रेप से अनजान लोगों को रेप। मैं कुछ करना चाहती थी। मैंने अपने पड़ोसी को उसकी छत पर देखा। उसे बताया कि वहां बलात्कार हो रहा है, शायद कि मैं कमजोर हूं पर वो तो कुछ कर सकता है। बेफिक्री मुस्कान के साथ वो चला गया। मैं कुछ करना चाहती थी, शांति चाहती थी, सो मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे अब और जोर से शोर सुनाई दिया। मैं बिल्डिंग की दूसरी ओर भागी। इस बार साथ में मेरे दूर के मामा भी थे और कुछ भीड़ भी जिन्हें मैं नहीं जानती, पर सपने में वो मेरे रिश्तेदार ही थे। सपनों में बहुत से अनजाने चेहरों को भी हम जान लेते हैं। मैंने देखा सामने कसाई की दुकान के बाहर एक खाट पर एक लाश पड़ी है। बदन पर कोई कपड़ा नहीं। बदन ही कहाँ था? सर और पैर के बीच में एक चौकोर मांस का लोथड़ा था, जिसे मेरा दिमाग दिल समझ रहा था। सपनों में कई चीजें होती नहीं हैं, बस उनके होने का आभास होता है। आपस में लोग चर्चा कर रहे थे कि उसका अंतिम संस्कार कैसे हो। का कातिल चाहता था कि वो ऐसे ही पड़ी रहे, लोगों को शिक्षा मिले, जाने किस बात की। और लोग झगड़ रहे थे अंत्येष्टि करने को। कोई नहीं जानना चाहता था कि इसकी मौत कैसे हुई, या शायद चुप रहना चाहते थे। और मुझे भी सच बताने में उस कसाई से डर लग रहा था। मेरी नींद खुल गई। मैंने जाना कि ये महज एक सपना था। शायद वीकेंड पर देखी उस शॉर्ट फिल्म सुजाता का असर था, या कुछ मटन शॉप्स के बीच से गुजरने का नतीजा है। वैसे भी क्या सच था इसमें? इलॉजिकल सपना। क्या दिल कभी चौकोर होता है? मेरी छत से उस ऊंची दीवार के भीतर खड़े अदना मनुष्यों की छोटी बाहें कैसे दिख सकती है? एक सकरी गली में हम 3 लोग हों और ईंटें उछलती रहे बिना मुझे चोटिल किए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सपने में देखी उस औरत की लाश, वो झूठ नहीं थी। उस औरत की मायूस आंखें, जिसे किसी ने बंद नहीं किया था, अब भी आंखों के सामने आकर मुझे परेशान करती हैं। हाँ, वो सपना था, मगर क्षोभ केवल इस बात का है कि मैं सपने में भी बहादुर नहीं बन सकती। काफी लंबा काफी है। नहीं नहीं, काफी लंबा नहीं है। और अच्छा, लंबा लंबा इसलिए नहीं लगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि रोचक था, सुनने में एक अच्छी कविता थी। तो मैं इसको लंबा तो नहीं कहूँगा। काफी अच्छा था। अच्छा, एक एक सवाल ये है अंशु कि आप किस जी, लेखक को आप अधिक पसंद करते हो, आप किस कवि को? ये एक्चुअली बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कई लेखकों की या कई कवियों की कुछ कुछ चीज रचनाएं हैं जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे शुरुआत मैंने जैसे आपको बताया कि गीत चतुर्वेदी जी की कुछ कविताएं मुझे बहुत पसंद थी। फिर भाभूषा कोहली को मैं बहुत उन दिनों फेसबुक पे पढ़ा करती थी। जी। अम, एक वक्त में अभी हाल ही में एक्चुअली हेमंत देवलेकर जी की कविताएं हैं जिन्होंने मुझे काफी
जो मुझे काफी रुचिकर लगी, खास करके जिस तरह से वो बिंब का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से वो एक छोटी सी छोटी दिखने वाली चीज को एकदम अलग तरह से पेश करते हैं। तो वो है लवली जी की कविताएं मुझे बहुत पसंद है। और शुरुआत जैसा कि जब मैं 11वीं 12वीं में थी और जब मैं इस तरह का लिख रही होती थी, तो अगर किसी से फीडबैक जब लेती थी तो मुझे यही सब कहते थे कि पढ़ो, थोड़ा क्लासिकल पढ़ो। तो उस टाइम पे प्रेमचंद जी को, या गोदान है, गबन है, तो उसकी कुछ कुछ अंश हैं जो मुझे बहुत पसंद है गोदान के कहने। तो ऐसा नहीं कि जो मेरे पसंदीदा कवि हैं मैं उन्हीं की सारी कविताएं मुझे पसंद है, उनकी कुछ कविताएं मुझे कुछ कविताओं से ज्यादा बेहतर लगती हैं। तो ऐसे बहुत अभी आपने एक नाम लिया, एक नाम का भी जैसा आपने जिक्र किया है, लवली लवली हेमंत जी, देवलिया, लवली 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 जी, जी। हाँ, तो लवली गोस्वामी जी। ये लवली गोस्वामी जी, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक जी है। लवली जी शायद अंजुमन में आके कविताएं पढ़ी हैं उन्होंने, ऐसा कुछ है क्या? जी 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 हाँ, जहाँ तक नाम सुना है मैंने उनका, इसलिए जी। ठीक वो है। अभी बैंगलोर में रहती हैं और उनकी कभी अभी नई किताब एक आई है, तो उदासी मेरी मातृभाषा है, तो वही मैं इन दिनों पढ़ रही हूँ अभी। तो सबसे ये मेरा एक अंतिम सवाल है अंशु के, जब जी आपने कैसी इन कविताओं को देखो, थोड़ा मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा मुश्किल होता है जब आप तुकबंदी की कविताएं लिखते हो, जब आप ऐसी कविताएं लिखते हो जहां पर आपको चीजें मिलानी हो, आपको गा के पढ़ना हम्म। हो। जब आप इस तरह की कविताएं शुरुआत में पढ़ते हो तो आपको तो थोड़ी तकलीफ होती है, जब आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। तो कैसे आपने इन कविताओं को समझने की कोशिश की है, कैसे समझा है? इस तरह के, यानी कि जो बिना जिनके जो हाँ मुक्त हाँ, छंद कविताएं हैं। जो थोड़ी क्लासिक कविताएं जो होती हैं। अम, नहीं, मैं समझी नहीं, आप कह रहे हैं जो जो ये तुक जो वाली कविताएं हैं वो, या जो? नहीं, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो आपने अभी कविताएं जी। पढ़ी हैं, इस तरह की कविताओं को। हाँ, वो उन कविताओं से अलग है, लेकिन कई बार आप जैसे ये लवली जी को तो मैंने प्रत्यक्ष पढ़ते हुए सुना है, या सौरभ जी को देख लें, तो उनकी जब वो पढ़ रहे होते हैं तब तो उसको समझने में ज्यादा आसान लगती है। पढ़ते वक्त उन्हें अलग अलग ढंग से पढ़ना होता है। समझा मुझे ऐसा जाता है। लगता है कि आपको कविता का लय खुद ही ढूंढना होता है, ऐसा नहीं है कि मुक्त छंद है तो लय नहीं है। जी तो आप उन्हें जब पढ़ें तो अलग अलग तरह से, अलग अलग समय पे जब अगर पढ़ेंगे तो आप उन्हें अलग अलग लय में पढ़ेंगे, और फिर कभी आपको ऐसा होता है कि एक अचानक से क्लिक करता है कि हाँ, ये कविता का एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अंशु, हम हम चाहेंगे कि आप एक कविता और सुनाएं, उसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो एक कविता आप हमें और सुनाइएगा एक। वैसे मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस वक्त मैं एक पुरानी कविता आपको, जो मैं तुकबंदी वाली जी कविता आपको जो बिल्कुल बता रही बिल्कुल। थी, उस तरह की कविता पढ़ती हूँ। तो ये बहुत पुरानी कविता है। इसका शीर्षक है, और ये मैं अपने ब्लॉग से ही पढ़ रही हूँ, उस समय मैं ब्लॉग पे लिखा करती थी। जी जी बिल्कुल। इसका शीर्षक है जन्म, और ये एक्चुअली गीति काव्य है, तो मतलब इसको गा के भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगी। जी शीर्षक है जन्म। वसुंधरा की गोद में सो रहा है बाल बीज, वितान के विधान का जो कर रहा है ध्यान खींच। गर्भ काल पूर्ण हुआ, श्रावणा की रात है, अब तो दिशा गूंजाओ, जन्म की सौगात है। प्राकृतिक चमकार है, अंबर खुशी से रो रहा, कोख अवनी का आंगन हो गया हरा भरा। चंदा सा है मुखड़ा शिशु का, चंदा भी लजा गया, बादलों के घूंघट से लाज वो बचा गया। जन्मोत्सव के गीत गाती देवियों का शोरगुल, निहारती निहार कण को नन्हे हाथों पे विपुल। स्वर्ग की ये परियां जग को दे रही आमंत्रण, अब तो जागो रे जगत, हो गया है नवसृजन। खुशी के लड्डू बांटता आकाश वो परम पिता, प्राची का वो लाडू एक जगत को प्रकाशता। सहस्त्र रश्मि सूर्य की शिशु को देती नवजीवन, धरती माँ के बाल का आ हो गया सूरज पूजन। जा रहे अतिथि देव देवियां भी जा रही, अपने शिशु की याद उनको तृण महल की आ रही। खुशी के बीच बीज वो जमा रहा अपनी जड़ें, नया जीवन शुरू हुआ इस घर में वो फले फूले। माँ का आशीष शिशु शीत जल से प्राप्त कर रहा,
कठोर पिता का हृदय भानु आतप बरस रहा, हमरा ही इसकी बहना ठंडी हवा का यूं बहना, अपनी बहन के प्यार में उसका यूं झूला झूलना। माता पिता बहन का आशीष तो जरूरी है, बिना जल आतप बिना हवा उसकी बढ़त अधूरी है। माता की शीत ममता, पिता की कठोरता, बहना का यूं बहना उसके जीवन की ठौरता। रात्रि में स्वांग धर पिता शीत शशि बन आया, उसने सोते बाल के गाल को यूं सहलाया। ले आया 7 लाख दास, वे भी पंखा जल रहे, टिमटिमाती रोशनी फैला अनवरत वो चल रहे। कितना मनोहारी है दृश्य, आहा किसी का जन्म ना, ये खुशियां गीत चमक दमक में झूले ललना। माता पिता की गोद में नन्हे शिशु का पलना, प्रकृति हो या मनुज हो ये सौभाग्य है मन भावना। तो ये कविता बहुत पुरानी कविता है, ये इसी ख्याल से लिखी थी कि कैसे प्रकृति में जो नन्हे पौधे जन्म रहे हैं वो कैसे एक मनुष्य के जन्म की तरह है, चिड़ियों का आना किस तरह गीत गाने के लिए जो स्त्रियां थी उनके आगमन की तरह, तो इसी तरह के विचार को लेके। और तो ये कविता कितनी पुरानी गीत काव्य की तरह लिखा है। कितनी पुरानी कविता है, कब लिखी थी आपने? ये 2011-12 के आसपास कभी लिखी, तकरीबन 9 साल। ब्लॉग पर तो मैंने 2012 में डाली थी, अब इसके पहले कभी लिखी। जी जी। तो अंशु बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपकी कविताओं को सुन के। और अगर मैं जाते जाते चाहूंगा कि अगर आप और कोई कविता अगर आप सुनाना चाहें, जो आपके पास एक कविता हम और सुन सकते हैं अभी, जो आपने सहेज कर रखी हो पढ़ने के लिए अभी आज के लिए। जी इसका शीर्षक है इंसोम्निया। यात्रा पर एक प्रॉम्प्ट जो विषय कहते हैं अंजुमन में दिया गया था, उस पर लिखी थी इंसोम्निया। रात एक ट्रेन है, नींद यात्रा, स्वप्न यात्रा वृत्तांत। अरसे से मैंने यात्रा नहीं की, ट्रेन अक्सर छूट जाया करती है या छूटते छूटते पकड़ में आती है। पड़ाव पर उतरने की लहचल में छूट जाती है यात्रा। क्षितिज से मिलते पहाड़, मिन्नतों के सिक्कों से सराबोर नदियां, खेतों में कपड़ा और मटका ओढ़े खोखला बांस, भूसे की मजबूत झोपड़ियां, अवांछित घास चरती बकरियां, अंधेरी सुरंगें, रोशन पतंगे, और वो सब कुछ जो बनकर रसद सुबह के बोझिल पड़ाव में जिजीविषा जुटाते हैं। रात एक ट्रेन है, नींद यात्रा, स्वप्न यात्रा वृत्तांत। मुनासिब है हम मुसाफिरों को थकन और सुकून से भरी यात्राओं की दुआएं मिलना। शुभ रात्रि। बहुत ही अच्छी कविता है अंशु आपकी, बहुत ही अच्छी कविता है यकीनन। तो अंशु जी आपसे मिलकर यकीनन बहुत अच्छा लगा, आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगी, और जैसा आपके बारे में सुना था ठीक वैसा ही था। मुझे यकीनन कविताएं अच्छी लगी, और हम चाहेंगे कि आपको आगे भी सुनते रहें इसी तरह आपकी कविताओं को। और हालांकि ये पहली मर्तबा है कि हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो शुक्रिया इस लॉकडाउन का कि कम से कम इस बहाने एक मुलाकात हुई, आपकी कविताओं को सुनने का मौका मिला। बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मैं चाहूँगा कि कभी ये सब जो भी अभी समस्या है कोरोना के चलते जो भी कुछ हो रहा है, जल्दी से खत्म हो और हम आपकी कविताओं को लाइव सुन सकें इस इवेंट में। और बहुत बहुत शुक्रिया दुआ फिर से आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तब तक के लिए नमस्कार।